इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं? वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटे रिलेटेड हैं हमारे पास पंक्चुएशंस के, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो हर रूल को, हर बात को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, बड़े अच्छे तरीके से नोट करना है, बड़े अच्छे तरीके से पल्ले बांधना है, जहन पल्ले बांधना है, जहन में बिठाना है, रट्टा मारना है, जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन इनमें से किसी बात को आपने भूलना कभी भी नहीं है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन 61। क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करें तो सेंटेंस है आई हैव ट्रेवल्ड एज फार अवे एज पेरिस, फ्रांस, रोम, इटली, इस्लामाबाद, पाकिस्तान एंड एथेंस। अच्छा अब देखें, अब यहां पर जो बात हो रही है ना, यहां पर जो रूल है वो है लिस्ट का रूल। आप ये लिस्ट के रूल को अच्छे तरीके से पहले समझ लें। देखें, लिस्ट जब भी आप बात करेंगे तो लिस्ट याद रखिएगा हमेशा होती है दो से ज्यादा चीजों की। जब तक आप दो चीजों की सिर्फ बात कर रहे होंगे ना, तब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे। लिस्ट वर्ड या लिस्ट के रूल्स तब अप्लाई होंगे जब आप बात कितनी चीजों की कर रहे होंगे? दो से ज्यादा चीजों की कर रहे होंगे। तो जब आप लिस्ट में बात दो से ज्यादा चीजों की कर रहे हैं ना, तो आपने याद रखना है, आप देख रहे होंगे कि कभी हम लिस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं कोलोन से, और कभी हम लिस्ट को कोलोन के साथ स्टार्ट नहीं करते। जैसे इस सेंटेंस में हमने लिस्ट को कोलोन से स्टार्ट नहीं किया। देखिए, कोलोन से हमने कब स्टार्ट करना है? जब हमारी लिस्ट स्टार्ट होगी किसी नाउन के बाद। जब हमारी लिस्ट नाउन के बाद स्टार्ट होगी ना, तो नाउन के बाद हमने कोलोन लिखना और उसके बाद लिस्ट के एलिमेंट्स लिखने हैं। लेकिन हमारी लिस्ट अगर वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद आ रही है तो याद रखिएगा ऐसी सूरत में हमने कोलोन नहीं लिखना होता। जैसे अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, एग्जांपल को मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं। देखें, अगर मैं सेंटेंस लिखूं आई परचेज्ड, मैं लिखता हूं आई परचेज्ड एग्स, ब्रेड एंड बटर। अच्छा, मैं यहां पे दो चीजें छोड़ बटर। अब देखें, आई परचेज्ड, अब परचेज्ड के बाद मैंने लिस्ट स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब मैंने एक अभी आपसे कहा दो बातें छोड़ रहा हूं। एक बात कौन सी छोड़ रहा हूं? एक तो मैं एंड से पहले अभी कॉमा नहीं लगा रहा, उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, डिटेल से थोड़ी बात करने वाली है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, अभी लिस्ट किसके बाद स्टार्ट हो रही है? वर्ब के बाद स्टार्ट हो रही है। जब लिस्ट वर्ब के बाद स्टार्ट होती है ना, तो देन हम सेमीकोलन नहीं लिखते। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं लिखूं, इसी सेंटेंस को मैं लिखूं कि आई परचेज्ड द फॉलोइंग आइटम्स, कि मैंने क्या किया है? मैंने फॉलोइंग आइटम्स परचेज किए हैं। तो मैं लिखूं एग्स, मैं लिखूं ब्रेड और मैं लिखूं एंड बटर। एंड से पहले कॉमा आएगा, वो बात अभी हमने बाद में करनी है। अब यहां पर आप देखेंगे कि लिस्ट किसके बाद स्टार्ट हो रही है? लिस्ट स्टार्ट हो रही है आइटम्स के बाद। तो जब नाउन से स्टार्ट होगी ना लिस्ट, आइटम के बाद आपने आइटम्स के बाद स्टार्ट करनी है, तो फिर आपने कोलोन लिखना है। ये याद रखिएगा। अगर लिस्ट, और लिस्ट का मतलब आपके पास कितनी चीजें होंगी? दो से ज्यादा। जब लिस्ट नाउन से स्टार्ट करेंगे तो आपने कोलोन लिखना है। जब वर्ब या प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे तो आपने कोलोन नहीं लिखना। यही वजह है कि यहाँ पर हम लिस्ट लिख रहे हैं, और लिस्ट चूंकि एज के बाद स्टार्ट हो रही है इसलिए हमने कहीं पर भी कोलोन नहीं लिखा। लेकिन अगर यही सेंटेंस कुछ यूं होता ना, ये सेंटेंस कुछ यूं लिखा हुआ होता कि आई हैव ट्रेवल्ड, अगर ये सेंटेंस कुछ यूं लिखा हुआ होता आई हैव ट्रेवल्ड दीज सिटीज, और लिस्ट सिटीज के बाद स्टार्ट होती, तो फिर हम लाजमी तौर पर सेंटेंस में लिस्ट को किससे स्टार्ट करते? कोलोन से स्टार्ट करते। तो आई होप कि आपको ये कोलोन वाली बात पहले समझ में आ गई होगी कि अगर नाउन से स्टार्ट होगी तो आपने कोलोन लिखना है, अदरवाइज आपने कोलोन नहीं लिखना। अब उसके बाद देखिए क्या करना आपने। कोलोन लिखा या नहीं लिखा वो एक अलग रूल हो गया।
अब इसके बाद आती है दो बातें। नंबर वन, आप सिंगल नाउन की लिस्ट बना रहे होते हैं, जैसे आप बोल रहे होते हैं नाउन वन, उसके बाद आप कोमा लिखेंगे, आप लिखेंगे नाउन टू, उसके बाद आप कोमा लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे नाउन थ्री, फिर आप कोमा लिखेंगे। और अगर आपने सिर्फ चार चीजों की, चार नाउन की बनानी है तो आप आखिरी नाउन से पहले लाजमी तौर पर क्या लिखेंगे, एंड, और उस एंड से पहले भी आपने लाजमी तौर पर बेटे क्या लिखना है, कोमा। जब भी आप फर्ज करें आप 50 नाउन की बना रहे हैं तो आप 15 नाउन की बना रहे हैं तो आपको हर नाउन के बाद क्या लिखते जाना है, कोमा लिखते जाना है। और आखिरी वाले नाउन से पहले आपको क्या लिखना है, एंड, और उस एंड से पहले भी आपने लाजमी तौर पर बेटे क्या लिखना है, कोमा। ये याद रखिएगा। फिर हमारे पास आता है पेयर। जब हम पेयर को क्या करते हैं, पेयर को की लिस्ट बनाते हैं, जैसे पेयर वन हो गया। अब पेयर वन और पेयर टू को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखना है, सेमीकोलन। अब पेयर का मतलब होता है दो चीजें। अब जब दो चीजें हैं तो याद रखिएगा इन दो चीजों को सेपरेट करने के लिए आपने क्या लिखना है, कोमा। जब भी आप पेयर लिख रहे होंगे तो दो पेयर को सेपरेट करने के लिए आपने क्या लिखना है, सेमीकोलन। और आखिरी पेयर से पहले आपने क्या लिखना है, एंड, और एंड से पहले आपने लाजमी तौर पर बेटे क्या करना है, सेमीकोलन लिखना है। और पेयर का मतलब आपके पास क्या होता है, दो चीजें। तो जब भी आप कोई पेयर लिखेंगे तो दो पेयर को सेपरेट करने के लिए तो आपने सेमीकोलन लिखना है, लेकिन एक पेयर में दो नाउन को सेपरेट करने के लिए आपने बेटे क्या लिखना है, कोमा लिखना। ये याद रखिएगा। अब जैसे देखिए इस सेंटेंस को देखिएगा, आई हैव ट्रेवल्ड एज फार अवे एज। अब यहां से पेयर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेयर है पेरिस फ्रांस, दूसरा पेयर है रोम इटली, तीसरा पेयर है इस्लामाबाद पाकिस्तान, और फोर्थ पेयर है एथेंस और ग्रीस। अब देखें, हमने कहा जब भी हम कोई पेयर लिखेंगे तो पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है, सेमीकोलन। हमने यहाँ पे भी सेमीकोलन लिख दिया, यहाँ पे भी सेमीकोलन लिख दिया, लेकिन एंड से पहले सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ, हमें यहां पर भी सेमीकोलन ही चाहिए। ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि हर पेयर में दो चीजों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा गया है, कोमा। यहां पर ये बात मैं इसलिए इतनी डिटेल के साथ बता रहा हूं कि जब ये बात दोबारा आएगी तो मैं ये बात दोबारा इतनी डिटेल से नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट से ये बात करके गुजर जाऊंगा। तो इसको अच्छे से समझ लें, नोट कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल आपके पास। अब जैसे चार्ली ऑप्शन में देखिएगा, फ्रांस पेरिस फ्रांस को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा है, कोमा। रोम इटली को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा, कोमा। इस्लामाबाद और पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा, कोमा। एथेंस ग्रीस को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा, कोमा। और एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए बेटे क्या लिखा हुआ है, कोमा। तो टेक्निकली हमें चार्ली ऑप्शन में किसी तरह की कोई गलती नजर नहीं आती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, चार्ली। अल्फा और डेल्टा में आप देख रहे होंगे कि पेयर्स को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन नहीं लिखा गया। तो लिस्ट होती है जब आप दो से ज्यादा की बात कर रहे होते हैं, नाउन से स्टार्ट करेंगे तो कोलन आएगा, वर्ब और प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे तो कोलन नहीं आएगा। अगर सिंगल नाउन की बना रहे हैं तो सिंगल नाउन को सेपरेट करना है कोमा के साथ, आखिरी नाउन से पहले एंड लिखना और उस एंड से पहले लाजमी तौर पर क्या लिखना है, कोमा। पेयर की लिस्ट बना रहे हैं तो हर पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए आपने क्या लिखना है, सेमीकोलन। और एंड से पहले भी आपने क्या लिखना है, सेमीकोलन। और एक पेयर में रहते हुए दो नाउन को सेपरेट करने के लिए आपने बेटे क्या लिखना है, कोमा। जैसे यहाँ पर हमने हर एक शहर को उसकी कंट्री से सेपरेट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, कोमा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 62, I needed only 2 cards to win. I needed the 10 of hearts and the jack of diamond. अभी देखें, अभी हम बात कर रहे थे जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आप कंबाइन किसके साथ करेंगे, सेमीकोलन के साथ। अब जैसे देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो बड़ा सिंपल है। अगर किसी क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लिखा गया, अगर किसी क्लॉज के साथ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिखा गया, क्योंकि ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो किसी क्लॉज को क्या बनाती हैं, डिपेंडेंट बनाती हैं। तो आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर दो क्लॉजेज लिखी हुई हैं और दो क्लॉजेज में से कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है,
और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। जब कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है तो हम क्लोन नहीं लिखेंगे, हम कॉमा नहीं लिखेंगे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम सेंटेंस को बगैर खत्म किए छोड़ दें और नया सेंटेंस स्टार्ट कर लें। अगर इसको ठीक करना हो तो हम इसे फुल स्टॉप पे खत्म करके फिर नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होएगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 63, आई ऑर्डर्ड द सीडी 6 वीक्स अगो। मैंने 6 हफ्ते पहले जो थी वो सीडी जो ऑर्डर की थी। एक क्लॉज होगी हमारे पास। उसके बाद दूसरी क्लॉज हमारे पास क्या है, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड, आई एक्सपेक्टेड। और आप देख रहे हैं कि आपके सेंटेंस के दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर, जो हम काइंड ऑफ सेंटेंस में पढ़कर आए कि अगर कंजंक्टिव एडवर्ब दो क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए लिखा हुआ हो तो हम कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले क्या लिखेंगे, सेमीकोलन, और बाद में क्या लिखेंगे, कॉमा, जो कि हमारे पास किसमें लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है डेल्टा ऑप्शन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। जब भी कंजंक्टिव एडवर्ब दो क्लॉजेस के दरमियान में लिखा होगा तो इसका मतलब वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन कर रहा है, और इसका मतलब हमें उससे पहले सेमीकोलन लिखना है और उसके बाद हमें क्या लिखना है, कॉमा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 64। क्वेश्चन 64 है जी, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी मैनी स्कूल्स आर। अच्छा आप देखेंगे जो बात है ना, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। अच्छा अब जब तक आप यहाँ की बात करेंगे तो ये हमारे पास कोई क्लॉज नहीं है। क्लॉज का मतलब हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं मिलेगा। ये टेक्निकली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब ऑफ रीजन दिया हुआ है। और जब ऐसी सूरत में आपके पास एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में दिया होता है तो आपने याद रखना है, आपने इसको किसके साथ सेपरेट करना है, कॉमा के साथ। सेमीकोलन या कोलन के साथ नहीं होगा, बल्कि किसके साथ होगा, कॉमा के साथ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 65, और 65 में है देयर आर 2 कॉजेज ऑफ इंक्रीज ओबेसिटी। अच्छा अब देखें, मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब आप लिस्ट लिखेंगे तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कोलन आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए आपने देखना है कि लिस्ट किसके बाद स्टार्ट हो रही है। तो लिस्ट स्टार्ट हो रही है ओबेसिटी से, तो ओबेसिटी डेफिनेटली हमारे पास क्या है, नाउन। तो जब भी आपकी लिस्ट नाउन से स्टार्ट हो रही होगी तो आपने सेंटेंस में क्या लिखना होता है, कोलन लिखना होता है। इसका मतलब कोलन ना होने की वजह से हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन क्या है, गलत। अब ये तो हो गई कोलन वाली बात। अब इससे अगली जो बात है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितनी चीजें लिख रहे हैं। इससे अगले वाले जो रूल मैंने आपको बताया आपने तब अप्लाई करने हैं जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, दो से ज्यादा की, वो जो कॉमा और सेमीकोलन वाले रूल्स हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं, पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड अ लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो जब चीजें दो लिखी हुई हैं तो हमें इसके साथ एंड के साथ कोई भी पंक्चुएशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है चार्ली में और जैसे आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा में, तो इसी तरह हमारा जो है चार्ली ऑप्शन वो क्या है, गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे 65 में कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा। अगर ये तीन चीजें होती तो जैसे अगर ये तीन नाउन होते तो हम नाउन 1 के बाद कोमा लिखते, नाउन 2 के बाद कोमा लिखते और एंड लिखते नाउन 3 से पहले, और इस हैंड से पहले भी क्या लिखते, कोमा। लेकिन अगर ये हैं ही दो चीजें तो नाउन 1 आएगा और नाउन 2 आएगा, दोनों के दरमियान में क्या आएगा, एंड। इसके साथ हमें किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क लिखने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 66, और क्वेश्चन 66 है क्रिस्टीना विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप डायरेक्ट नरेशन लिख रहे होते हैं तो आप समझते हैं इस बात को कि डायरेक्ट नरेशन में जब आप इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करने लगते हैं तो इन्वर्टेड कोमा से पहले आप क्या लिखते हैं, कोमा।
ऐसे ही होता है ना, आपके पास कॉमा लिखते हैं। लेकिन ये याद रखना है आपने कि कॉमा आपने तब लिखना है जब किसी भी करेक्टर का डायलॉग होगा। जब यहां पर इससे पहले क्या लिखा होगा, किसी भी करेक्टर का डायलॉग लिखा होगा, तो उसके बाद आपने कॉमा लिखना है। जैसे हम सेड का वर्ड यूज करते हैं, हम आस्क का वर्ड यूज करते हैं, हम क्वेश्चन का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि कोई करेक्टर डायलॉग बोल रहा होगा। तो जब कोई डायलॉग बोल रहा होगा ना, तो जैसे सेंटेंस आ गया सेड, तो हम सेड के बाद क्या लिखेंगे, कॉमा, और अगेन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे, विल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। यहां पे करेक्टर का डायलॉग नहीं दिया गया, यहां पे रेफरेंस दिया जा रहा है। और रेफरेंस किस चीज का दिया जा रहा है, रेफरेंस दिया जा रहा है किसी किताब की लाइन का। जब किताब की लाइन का रेफरेंस दिया जाता है ना बेटे, याद रखिएगा, तो ये कोलोन का सेकंड रूल समझ लीजिएगा। जब डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा को स्टार्ट करने से पहले किसी भी करेक्टर का रेफरेंस, किसी भी करेक्टर का डायलॉग ना दिया गया हो, बल्कि रेफरेंस दिया गया हो, तो याद रखिएगा आपने कॉमा की जगह पर बेटे क्या लिखना होता है, कोलोन। यानी कि अगर डायलॉग लिखा होगा तो डायलॉग के लिए बेटे आपने क्या करना है, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट करना है। और अगर कोई रेफरेंस लिखा गया होगा तो रेफरेंस से पहले आपने क्या लिखना है, कोलोन, और उसके बाद आपने बेटे क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट करना है। तो याद रखिएगा, यहां पर चूंकि किसी करेक्टर का डायलॉग नहीं है, इसलिए हम कॉमा नहीं लिखेंगे, हम सेमीकोलन नहीं लिखेंगे, हम इसे विदाउट पंक्चुएशन नहीं लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन 67। क्वेश्चन 67 क्या है कि जब आप स्प्लिट डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, स्प्लिट डायरेक्ट नरेशन लिखने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट नरेशन की कुछ बात पहले लिखेंगे, उसके बाद आप रेफरेंस देंगे कि ये बात किसने कही। जैसे यहाँ पे मिस वानसन का नाम लिया गया, उसके बाद फिर आप बाकी बात जो है वो इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, देखें, आपने पहली इन्वर्टेड कोमा को, यानी कि आपने पहली नरेशन को, पहली स्पीच को दूसरी से सेपरेट करने के लिए आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जो बात इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी गई होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और जो बात इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखी गई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो हमें हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, कॉमा। तो यहां पर आप कॉमा लिखेंगे, फिर आपने दोबारा रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा लिखना है। और याद रखना है कि आपने जब दोबारा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है तो आपने इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। अमूमन क्या होता है कि हम सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच लिखते हैं पहले, और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद क्या लिखते हैं, कॉमा, फिर हम इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, कैपिटल लेटर के साथ। ये पहला तरीकाकार होता है डायरेक्ट नरेशन लिखने का। दूसरा डायरेक्ट नरेशन लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि आप इन्वर्टेड कोमा की बात को पहले लिखते हैं। जब आप इन्वर्टेड कोमा की बात को पहले लिखते हैं तो फिर आपने डेफिनेटली इसको किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से। उसके बाद आप रिपोर्टिंग स्पीच लिखते हैं। जब आप बाद में रिपोर्टिंग स्पीच लिखेंगे तो आपको रिपोर्टिंग को रिपोर्टेड से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है, कॉमा। तो ये तीसरी सिचुएशन है जहां पर कुछ रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखा गया है और कुछ रिपोर्टेड स्पीच को बाद में लिखा गया है। जब ऐसा किया जाता है तो आपने याद रखना है कि आपने क्या लिखना होता है, कॉमा। यहां पर कैपिटल लेटर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, कॉमा, यहां पर कैपिटल लेटर नहीं आएगा। ये बातों का सिर्फ आपने ख्याल रखना है। कैपिटल लेटर होना चाहिए स्टार्ट में और फिर कॉमा होना चाहिए नंबर 2। फिर आपने एक सेड या जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कैपिटलाइज नहीं करना। उसके बाद आपने कॉमा लिखना है रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अगेन सेपरेट करने के लिए। और जब आपने दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लिखना है तो आपने कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट नहीं करना। तो आपके पास जैसे अगर आप देख रहे हैं बीटा ऑप्शन में क्या एरर है कि बीटा ऑप्शन में यहां रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग से सेपरेट करने के लिए कॉमा नहीं लिखा गया। चार्ली ऑप्शन में आप देखेंगे
कि यहाँ पर कॉमा तो दोनों सही लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एज को क्या कर दिया गया, कैपिटल कर दिया गया, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरह डेल्टा ऑप्शन में आप देखेंगे कॉमा भी नहीं लिखा गया और एस को भी क्या कर दिया गया, कैपिटल, जो कि दोनों ही सरासर गलती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, 67। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 68। अब क्वेश्चन 68 में पहले आपको रूल बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, जब हम रिपोर्टेड स्पीच को क्लोज करते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास के साथ, तो हमारे पास दो सिचुएशंस बनती हैं। नंबर 1, हम क्वेश्चन मार्क को लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और नंबर 2, हम इन क्वेश्चन मार्क को लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अब ये दो सिचुएशन कैसे बनती हैं याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम इसको लिखेंगे, हम क्वेश्चन मार्क को कहां पर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, तो हम क्वेश्चन मार्क भी किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। अगर मैं आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली बताऊं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है, वो बात जो किस में लिखी गई होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो फिर हमारा क्वेश्चन मार्क भी कहां पर रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। हम पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे। और अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा की बाहर वाली बात में क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर हम क्वेश्चन मार्क भी बेटे कहां पर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। यानी कि हम पहले इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे अभी अपना क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड विंस्टन चर्चिल से, ये बात विंस्टन चर्चिल ने कब कही। तो पहली बात, जब से का वर्ड आ गया तो हमें कलोन नहीं लिखना, बल्कि हमें क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। कलोन तो हम तब लिखेंगे जब से और सेड की जगह पे क्या दिया गया हो, किसी करेक्टर के डायलॉग की बजाय क्या दिया गया हो, कोई रेफरेंस दिया गया हो। तो उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आप देखेंगे कहां पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, रिपोर्टेड स्पीच में तो स्टेटमेंट बनाई जा रही है। क्वेश्चन कहां पर पूछा जा रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी कि क्वेश्चन कहां पर पूछा जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो जब क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क भी कहां पर आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। यानी कि हम जैसे बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहले इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। अच्छा रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, क्यूट सा रूल है, स्वीट सा रूल है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद है 69, माय फ्रेंच टीचर एक्सक्लेम्ड। जब एक्सक्लेम्ड का वर्ड आ गया ना सेड और से और टोल्ड की जगह पे, तो आपने फौरन समझ जाना है कि आपके सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस की जा रही है। आपके सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो जब सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है, तो आपने सेंटेंस को किस पे खत्म करना होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे। फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद आपके पास 70। अच्छा 70 बड़ा आसान तरीन सा रूल है। देखें, जब आप हाइफनेटेड एडजेक्टिव बना रहे होते हैं ना, जब आप हाइफनेटेड एडजेक्टिव बना रहे होते हैं नाउन के साथ, जब आप नाउन्स को जोड़ के हाइफनेटेड एडजेक्टिव बना रहे होते हैं, तो आपने याद रखना है लास्ट वाले नाउन से पहले आपने हाइफन नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे 3 चीजों को इकट्ठा किया गया और आखिरी से पहले भी क्या लिख दिया गया, हाइफन, जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पर भी आप देखेंगे परफॉर्मर से पहले क्या लिख दिया गया, हाइफन, वो नहीं होना चाहिए था। एक्सपीरियंस से पहले क्या लिख दिया गया, हाइफन, ये नहीं होना चाहिए था। जो लास्ट नाउन होगा ना, लास्ट नाउन से पहले आपने हाइफन नहीं लिखना। जैसे यहां पर आप देखिएगा, हिज 6 year old daughter, डॉटर से पहले हाइफन नहीं लिखा गया, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 71। 71 है फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एडवर्ब पहले आ जाए तो एडवर्ब के बाद हमें कॉमा लिखना होता है, जो कि बीटा में नहीं लिखा गया। तो इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। उसके बाद हमारे पास है माय ब्रदर सेड। जब सेड आ गया तो फिर हमें रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है, कॉमा।
जो कि चार्ली और डेल्टा में नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा बनेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है 72 ऑल दो, जहां पर भी आपके सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, जैसे आप इस क्लॉज वाले कंडीशनल सेंटेंस लिखते हैं, तो आपने याद रखना है आपने दोनों क्लॉजेस को यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना है, कॉमा। तो यहां पर बगैर कॉमा के बीटा में लिखा गया, सेमीकोलन चार्ली में लिख दिया गया, कोलन डेल्टा में लिख दिया गया, जो कि तीनों सूरतों में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। अगर आल्दो हो, इफ हो, व्हेन हो, जितने भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जब आप दो क्लॉजेज लिखेंगे तो दोनों क्लॉजेज को सेपरेट करने के लिए आपने क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। लेकिन एक साथ एक बात और भी याद रखिएगा, अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख रहे हैं और आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरमियान में लिख रहे हैं, जैसे अगर आप इफ का वर्ड दरमियान में लिख रहे हैं ना, तो फिर आपको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप डेफिनेटली इफ का वर्ड ही लिखेंगे सिर्फ। उसके बाद आपके पास 73 व्हेन आई स्केट। अब अगेन जब व्हेन आ गया तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, हमें कॉमा लिखना है। तो आप देख रहे होंगे कि कॉमा लिखा हुआ है, आई स्केट आई स्केट आई स्केट के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमा। उसके बाद आगे चलेंगे, माई फीलिंग्स इंक्लूड। जब इंक्लूड आ गया तो इसका क्या मतलब है कि लिस्ट किससे स्टार्ट हो रही है, लिस्ट स्टार्ट हो रही है वर्ब से। जब आपकी लिस्ट वर्ब से स्टार्ट हो रही होती है, तो मैंने आपको क्या बताया कि वर्ब से लिस्ट स्टार्ट हो रही हो तो आपने कोलोन नहीं लिखना, कोलोन आपने तब लिखना है जब आपकी लिस्ट किससे स्टार्ट हो रही हो, नाउन से। तो इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन बेटे क्या होगा, गलत। और उसके बाद जब आप सिंगल नाउन लिस्ट लिख रहे होंगे तो आपने आखिरी वाले नाउन से पहले क्या लिखना होता है, एंड, और उस एंड से पहले आपने लाजमी तौर पर क्या लिखना है, कॉमा, जिसको ऑक्सफोर्डियन कॉमा बोलते हैं। तो लाजमी तौर पर आपने इस रूल को फॉलो करना है। अगर आप पेयर लिख रहे हैं तो फिर आपको पेयर में एंड से पहले क्या लिखना है, सेमीकोलन। अगर आप लिस्ट सिंगल नाउन लिस्ट लिख रहे हैं तो फिर आपको उससे पहले क्या लिखना है, कॉमा। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 आई मेट अ ब्यूटीफुल यूरोपियन वुमेन। अब देखें, हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा था तो हमने एडजेक्टिव में एक रूल पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। और ये वो रूल है जो मैंने आपसे तब भी बोला था कि अभी आप सिर्फ ऑर्डर को देखें, ये कॉमा वाली बात हम आगे पंक्चुएशन में जाके करेंगे। देखिए, हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या किया था, हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में 10 तरह का एडजेक्टिव पढ़ा था और हमने कहा था कि हमने इसको हमेशा इसकी अरेंजमेंट के साथ ही लिखना है अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन के बाद हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव ऑफ साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज के बाद हमारे पास क्या था, एडजेक्टिव ऑफ फिजिकल क्वालिटी। ये तब रूल होगा जब हमारे पास सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से ज्यादा तरह का एडजेक्टिव लिखा होगा। शेप है, उसके बाद हमारे पास क्या था, एज, उसके बाद हमारे पास क्या था, कलर, उसके बाद हमारे पास क्या था, ओरिजिन, जिसमें हम ये बताते हैं कि ये कहाँ से है। जैसे यहाँ पर ओरिजिन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ है। इसी तरह नंबर 8 पे था हमारे पास मटेरियल, नंबर 9 पे हमारे पास है टाइप, और लास्ट में हमारे पास था बेटे पर्पस। ये 10 तरह का एडजेक्टिव मैंने आपसे कहा था आपने याद रखना है और इसी अरेंजमेंट के साथ इसको याद रखना है, इसी तरह इसको रट्टा मारना आपने। पेपर में क्या होगा, देखें, ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के हवाले से ना 2 तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। या तो आपको क्वेश्चन आएगा अरेंजमेंट के हवाले से कि सेंटेंस में 2, 3, 4 तरह का एडजेक्टिव लिखा होगा, आपने उसकी अरेंजमेंट ठीक करनी होगी, या पंक्चुएशन के हवाले से आएगा, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है। अब देखें, होता कुछ यूं है कि अगर आप एक नाउन के लिए 2-3 एडजेक्टिव्स लिख रहे हैं, ठीक है, आपने एडजेक्टिव 1 लिखा, आपने एडजेक्टिव 2 लिखा, आपने एडजेक्टिव 3 लिखा, लाइक वैसे मैं एक मतलब बना रहा हूं,
तो अगर आपने एक नाउन के लिए 3 एडजेक्टिव लिखे तो कोमा के लिए हमने क्या देखना है कि क्या तीनों एडजेक्टिव एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। एक जैसे होने का मतलब क्या है, जैसे देखें यहां पर ब्यूटीफुल कौन सा एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। जबकि यूरोपियन कौन सा एडजेक्टिव है हमारे पास, यूरोपियन हमारे पास एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एडजेक्टिव एक जैसे नहीं है। फर्ज करें अगर दो एक तरह के एडजेक्टिव हो, दो एक तरह के एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि दोनों अगर ओपिनियन होते, अगर आपके पास सेंटेंस में दोनों एक तरह के एडजेक्टिव हो, जब आपके पास दोनों एडजेक्टिव एक ही तरह के, यानी कि अगर दोनों ओपिनियन लिखे हुए होते या दोनों क्या लिखे हुए होते, दोनों आपके पास ओरिजिन के लिखे हुए होते, दोनों शेप के हो सकते थे, कलर के हो सकते थे। तो जब आपके पास दो एक तरह के एडजेक्टिव होंगे ना, तब आपने याद रखना है, आपने कोमा लिखना है। और ये जो लास्ट वाला कोमा है ना, नाउन से पहले वाला कोमा, तो आपने किसी सूरत भी नहीं लिखना। नाउन से पहले हम कोमा नहीं लिखेंगे, नाउन से पहले आपको कोमा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो कोमा लिखना है वो लिखना है एडजेक्टिव्स के दरमियान। अगर दो एडजेक्टिव एक जैसे होंगे तो फिर हम इनके दरमियान में कोमा लिखेंगे। अगर दो एडजेक्टिव एक जैसे नहीं है तो हमें इनके दरमियान कोमा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी एक ओपिनियन है एक ओरिजिन है, तो इसका मतलब हमें दरमियान में कोमा लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा अल्फा और डेल्टा ऑप्शन गलत है। और चार्ली और डेल्टा में एक और एरर ये है कि यहाँ पर वुमेन से पहले कोमा लिखा गया है, नाउन से पहले हमने कोमा नहीं लिखना। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, बीटा। ये याद रखिएगा, अगर दो एडजेक्टिव एक जैसे हुए तो फिर आप उनको सेपरेट करने के लिए कोमा लिखेंगे, लेकिन उस सूरत भी आपने नाउन से पहले कोमा नहीं लिखना। जैसे हमने यहाँ पर वुमेन से पहले कोमा नहीं लिखा हुआ, बीटा ऑप्शन में भी और अल्फा ऑप्शन में भी। तो अगर दो एडजेक्टिव डिफरेंट हुए तो फिर आपको कोमा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल और यूरोपियन को सेपरेट करने के लिए हमें कोमा लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। अब क्वेश्चन नंबर 75 चलता है जी, रॉबर्ट ब्लश्ड इन एम्बैरेसमेंट, रॉबर्ट ब्लश्ड इन एम्बैरेसमेंट। अब इसमें कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, इसमें कोई भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी क्लॉज है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद सेकंड क्लॉज देखिएगा, और सेकंड क्लॉज को किससे स्टार्ट किया जा रहा है, बट से। जब बट से स्टार्ट हो रही है तो फिर वही बात है, जब आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बात स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ही क्या है कि आपके सेंटेंस की ये क्लॉज भी क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब आपके सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया जा रहा है। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कंबाइन किया जाता है तो फिर हम सेमी कोलोन नहीं लिखते, बल्कि हम क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सूरत में, देखिए मैं आपको दोबारा से बात बोल देता हूं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के इंग्लिश में 3 तरीकाकार हैं। नंबर 1 क्या है, सेमीकोलन। नंबर 2 क्या है, कोऑर्डिनेटिंग यानी कि फैन वॉइस कंजंक्शन, और उससे पहले हमें क्या लिखना होता है, कोमा। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब। ऐसी सूरत में हमें पहले सेमीकोलन लिखना होता है, बाद में कोमा लिखना होता है। और कंजंक्टिव एडवर्ब हमारे पास होते कौन से हैं, हाउएवर, देयरफॉर, नेवरदीलेस। ये हमारे पास क्या होंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब्स होंगे। तो आपने याद रखना है, जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिख रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 76। अब क्वेश्चन 76 में हमारे पास एपोस्ट्रोफी का रूल है। एपोस्ट्रोफी है, इसका रूल क्या है, देखिए अगर आपने दो नाउन लिखे, और ये दो नाउन की बात नहीं है, ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे ये दो से ज्यादा का मतलब है, ये हो सकता है ए बी सी एंड डी, ठीक है। मतलब ये 2 हो सकते हैं कम अज कम, और 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ये 500 भी लिखे हुए होंगे ना नाउन डिफरेंट, तो आपका रूल सेम रहेगा। रूल आपका क्या है, याद रखिएगा कि पोजेशन रूल, कंपाउंड पोजेशन रूल आपके पास क्या है, दो सिचुएशन आपके पास, दो सूरत हाल आपके पास बनेगी। नंबर 1 क्या है कि आप सारे के सारे नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लिखेंगे, एज एंड बीज। जैसे अगर आप यहां पर करना चाहें तो आप करेंगे एज बीज सीज एंड डीज,
आप जितने भी नाउन लिखे होंगे सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। तो ऐसी सूरत में जो साथ आने वाला नाउन है ना, वो याद रखिएगा वो प्लूरल होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब यह है कि ये एक गाड़ी नहीं है, ये एक गाड़ी ए की है और एक गाड़ी किसकी है, बी की। इसी तरह यहां पर भी आप कार्स लिखेंगे, इसका मतलब ये एक गाड़ी नहीं है, ये एक ए की है, एक बी की है, एक सी की है और एक क्या है, डी की है। यहाँ पर हम हर एक की इंडिविजुअल पोजेशन बता रहे होते हैं। लेकिन अगर आप हर एक के साथ एपोस्ट्रोफी लिखने की बजाय आप सिर्फ आखिरी वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखें, तो इसका मतलब होता है कि हम एक नाउन के ऊपर सबकी पोजेशन बता रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मैं नाम लिख देता हूं, मैं बोलता हूं असलम एंड अकरम कार। अब हमने इसको करना है पंक्चुएट। अब इसको पंक्चुएट करने के दो तरीकाकार हैं। नंबर वन तरीकाकार क्या है कि हम आखिरी वाले के साथ यानी कि सेकंड वाले के साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। और मैं आखिरी वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब असलम, अकरम, तुफैल, शकूर एंड गफूर भी हो सकता है। तो आखिरी वाले के साथ जब आप एपोस्ट्रोफी लिखेंगे तो इसका मतलब है ये एक गाड़ी है और एक गाड़ी के ये दोनों मालिक हैं। ये गाड़ी असलम की भी है और ये गाड़ी किसकी है, अकरम की भी है। लेकिन अगर आप एपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ लिखें, अगर मैं बोल दूं असलम्स एंड अकरम्स, जब हम दोनों के साथ लिख दें एपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये एक गाड़ी नहीं होगी, हमें इसको प्लूरल में लिखना होगा। इसका मतलब है कि एक गाड़ी किसकी है, असलम की, और एक गाड़ी किसकी है बेटे, अकरम की। तो बिल्कुल हमें ये रूल ज़हन में रखते हुए इस क्वेश्चन को देखना है। जैसे देखिएगा, अल्फा ऑप्शन में क्रिस्टीना के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है, आमिर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। जब क्रिस्टीना और आमिर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है तो इसका मतलब साथ आने वाला नाउन सिंगुलर नहीं हो सकता, साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। और आगे आप देख रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब भी क्या लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी आने का मतलब क्या है कि एक बाइक क्रिस्टीना की है और एक बाइक किसकी है, आमिर की, तो इसको प्लूरल होना चाहिए। उसके बाद चार्ली ऑप्शन देखिएगा पहले कि जब हमने क्रिस्टीना के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लिखा, सिर्फ आमिर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखा, तो इसका मतलब है कि साथ आने वाला जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। आप उसे प्लूरल नहीं लिखेंगे और इसके सिंगुलर होने की वजह से हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ये कैसे होना चाहिए था, क्रिस्टीना एंड आमिर्स बाइक वाज बोथ। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चार्ली नहीं हो सकता। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, क्रिस्टीनाज एंड आमिर्स बाइक्स। अब क्रिस्टीना के साथ भी एपोस्ट्रोफी है, आमिर के साथ भी एपोस्ट्रोफी है, और इसके साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बाइक्स लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास क्रिस्टीना के साथ भी एपोस्ट्रोफी आ गया, आमिर के साथ भी एपोस्ट्रोफी आ गया, उसके लिए बाइक लिखा हुआ है। उसके बाद वर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जरा बीटा ऑप्शन को देखिएगा, क्रिस्टीनाज एंड आमिर्स, जब दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी आ गया तो साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। और इसके प्लूरल होने के साथ साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, गालबन 2-3 दफा पास पेपर में आ चुका, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 77, डज डॉक्टर। अच्छा, सबसे पहले तो बाकी रूल की तो बाद में बात करेंगे, आप यहाँ पे डॉक्टर के वर्ड को देख लीजिएगा। जब भी आप किसी भी डेजिग्नेशन का एब्रीवेशन लिखते हैं, जब भी आप किसी भी डेजिग्नेशन का एब्रीवेशन लिखते हैं, तो आप उसको किस पे खत्म करेंगे, फुल स्टॉप पे। जैसे हम मिस्टर के बाद फुल स्टॉप लिखते हैं, हम मिसिस के बाद फुल स्टॉप लिखते हैं, हम मिस के बाद फुल स्टॉप लिखते हैं। हम अगर प्रोफेसर का एब्रीवेशन लिखेंगे तो फुल स्टॉप लिखेंगे, हम डॉक्टर के लिए फुल स्टॉप लिखेंगे। हम जब भी आपने कोई डेजिग्नेशन का लिखना है तो आपने उसको किस पे खत्म करना है, फुल स्टॉप पे। तो इसका मतलब जिसमें फुल स्टॉप नहीं लिखा हुआ, अल्फा और डेल्टा, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, गलत। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो सेंटेंस चल रहा है जी, डज। डज का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज डॉक्टर लिम ऑलवेज से टू हर स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्डर। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अगर मैं ग्रामेटिकली बोलूं तो मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है ना,
रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब क्या है, जो बात इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। अगर क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है, यहां पर बात किसकी हो रही है, क्वेश्चन पूछने की। अगर क्वेश्चन रिपोर्टिंग स्पीच में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है जब हम क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे, तो हमने पहले इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखना है। और अगर क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच में बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो फिर आपने पहले क्वेश्चन मार्क लिखना है और फिर इन्वर्टेड कोमास को क्या करना है, क्लोज करना है। यानी कि मैं अगर सिंपल बोलूं कि अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के बाहर है तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कोमा के बाहर आएगा, और अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी कहां पर आएगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने बीटा और चार्ली में से मुझे ये बताना है कि दोनों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन 78। आई विल नीड टोमेटोज, स्पिनच एंड चीज फॉर दिस रेसिपी। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम लिस्ट की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या समझाया, क्या बताया कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है। अब यहां पे देखिएगा आपकी लिस्ट किसके बाद स्टार्ट हो रही है, वर्ब के बाद स्टार्ट हो रही है। जब लिस्ट वर्ब के बाद स्टार्ट होती है ना तो फिर आपने कलोन नहीं लिखना होता। अगर मैं यही सेंटेंस कुछ यूं कोट कर दूं, मैं इसको यूं बोल दूं कि आई विल नीड दीज आइटम्स। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। अब अगर आइटम्स के बाद मैं लिखूंगा ना टोमेटो, स्पिनच एंड चीज, तो टोमेटो आइटम्स का मतलब क्या है कि आइटम का मतलब क्या है कि लिस्ट किसके बाद स्टार्ट हो रही है, नाउन से। तो फिर मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, कलोन लिखना होगा। अगर वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद स्टार्ट हो रही है तो आपने याद रखना है, आपने उसके साथ कलोन नहीं लिखना है। तो लिस्ट में अब हमारे पास पेयर नहीं है, सिंगल लिस्ट चल रही है, तो हर एक के बाद क्या आना चाहिए, कोमा। और जैसे यहाँ पर टोमेटोज के बाद कोमा नहीं आया, यहाँ पर टोमेटो स्पिनिच के बाद कोमा आया, और एंड से पहले भी कोमा आ गया, एंड के बाद भी कोमा आ गया, जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद डेल्टा में टोमेटोज के बाद कोमा नहीं आया। तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि जब आपने लिस्ट लिखनी है तो अगर आप सिंगल नाउन लिख रहे हैं तो आपने हर नाउन के बाद क्या लिखना है, कोमा। और एक कोमा जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो है एंड से पहले वाला कोमा, वो आपने लाजमी तौर पर लिखना है। और इसी तरह अगर आप पेयर बना रहे हैं, आप एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट कर रहे हैं, तो एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए हमने क्या लिखना होता है बेटे, हमने सेमीकोलन लिखना होता है। जब सेमीकोलन लिखना होता है तो अगेन एंड वाले सेमीकोलन को याद रखिएगा, एंड वाले सेमीकोलन आपने इस कॉमा की तरह लाजमी लिखना है। और आपने ये भी याद रखना है कि जब एक पेयर का मतलब है दो नाउन, तो एक पेयर में जो दो नाउन होंगे उनको आपने किसके साथ सेपरेट करना है, कॉमा के साथ। लेकिन एक पेयर को दूसरे पेयर के साथ कैसे सेपरेट करना है, आपने सेमीकोलन के साथ। तो ये लिस्ट का सेमीकोलन और कोमा के साथ पूरा रूल है जो आपको अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। और मैं बार बार ये रूल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको डिटेल के साथ कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट टाइम भी पेपर में था, उससे लास्ट टाइम भी पेपर में था। उसके बाद है क्वेश्चन 79। अब क्वेश्चन 79 है द फॉलोइंग क्रिएचर्स आर ऑल इमेजिनरी। अब देखें यहां पर जो हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है ना, यहां पर जो हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है बेटे, वो किससे स्टार्ट हो रही है, इमेजिनरी से। इमेजिनरी से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब हमारी लिस्ट वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रही। जब वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रही, प्रेपोजिशन से स्टार्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हमने लिस्ट को सेमीकोलन से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि किससे स्टार्ट करना है, कोलन से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आगे चलेंगे। आगे कहता है जी वेम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, ज़ॉम्बीज एंड एल्व्स। तो डिफरेंट क्रिएचर्स के नाम आ गए हैं, तो सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन में हमने क्या करना होता है, एक नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करने के लिए क्या लिखना होता है, कोमा। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे यहां पर वेम्पायर के बाद कोमा लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वेयरवुल्व के बाद कोमा लिखा हुआ है, वर्वुल्व के बाद कोमा लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ज़ॉम्बीज के बाद और एंड से पहले वाले कोमा का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, ये लाजमी तौर पर लिखना है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो कौन सा चलेगा बेटे, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा में से आप खुद देख लीजिएगा कि क्या एरर है इसमें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 80,
मेक श्योर यू कवर ऑल द इफ्स एंड्स बट। अच्छा अब ये देखें, ये अपोस्ट्रोफी एस का रूल है। अपोस्ट्रोफी एस का रूल क्या है कि जब भी आपने क्या करने हैं, अपोस्ट्रोफी एस का रूल याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाना है या किसी लेटर का प्लूरल बनाना है, तो वर्ड या लेटर का प्लूरल बनाने के लिए आपने एस का एडिशन नहीं करना होता, बल्कि आपने क्या करना होता है, अपोस्ट्रोफी एस का एडिशन करना होता है। जैसे यहां पर सेंटेंस है ना, मेक श्योर यू कवर ऑल द इफ्स एंड्स बट, तो यहां पर याद रखिएगा इफ एंड्स एंड बट, तो यहां पर हमें 3 वर्ड्स का प्लूरल बनाना, और वो 3 वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, पहला वर्ड है हमारे पास इफ, दूसरा है एंड और तीसरा है बट्स। अब यहां पर आप देखेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस कहां पर लिखा गया। आप देखें अल्फा में पहले एस लगाकर फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया सबके साथ, जो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। बीटा ऑप्शन देखिएगा आपके पास कि पहले एस लगा दिया और उसके बाद अपोस्ट्रोफी का साइन लिख दिया, ये भी किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे पास। और चार्ली ऑप्शन में तो अपोस्ट्रोफी एस लगाया नहीं है, डायरेक्ट एस लगा दिया, ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। जब भी आपने किसी वर्ड का या किसी लेटर का प्लूरल बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ बनाना है। तो इफ का प्लूरल हमारे पास कैसे बनेगा, इफ का प्लूरल अगर हमने बनाना होगा तो वो हमारे पास बनेगा इफ्स। एंड का प्लूरल हमने बनाना होगा तो एंड का प्लूरल हमारे पास कैसे बनेगा, एंड्स। और बट का प्लूरल हमने बनाना होगा तो बट का प्लूरल हमारे पास क्या बनेगा बेटे, बट्स। इसी तरह अगर किसी लेटर का प्लूरल बनाना है, जैसे देखिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस लिखवाता हूं कि देयर आर 2 peas इन एप्पल, यानी कि जब आप एप्पल लिखते हैं तो एप्पल लिखने में कितने पी आते हैं, 2 पी आते हैं। तो एक्चुअल में हमने यहां पर क्या करना है कि पी का प्लूरल बनाना होता है। पी का जब हमने प्लूरल बनाना है तो असल में हम क्या कर रहे हैं कि हम लेटर का प्लूरल बना रहे हैं। तो लेटर का प्लूरल बनाने के लिए आपने याद रखना है अपोस्ट्रोफी एस लिखना है, सिर्फ एस आपने नहीं लगाना होता। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास बेटे कौन सी चलेगी, डेल्टा। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटे ये सीजर्स में कितने एस आते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसमें 4 एसेस आते हैं। तो जब मैं लिखूंगा ना 4 एसेस, तो मैं एस लिखूंगा और उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा। तो जब भी आपने किसी भी लेटर का प्लूरल या किसी भी वर्ड का प्लूरल बनाना है ना, तो आपने उसके साथ क्या लिखना है, अपोस्ट्रोफी एस लिखना है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। जैसे अक्सर आप एक जाते जाते एक और बात बता देता हूं, जैसे आप बोलते हैं माइंड योर पी एंड क्यूज, पीज एंड क्यूज, असल में ये प्रोवर्ब है, एक कोटेशन है कि जब आपने किसी को कहना हो ना कि जरा अपने रवैये पर थोड़ा गौर करें, अपने जुबान पर, अपने एटीट्यूड पर, एटिकेट्स पे थोड़ा गौर करें, तो आप उसे बोलते हैं माइंड योर पीज एंड क्यूज। तो ऐसी सूरत में चूंकि हम पी और क्यू का प्लूरल बना रहे होते हैं, तो पी एंड क्यू का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, क्या पी के साथ भी क्या लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, और क्यू के साथ भी आप क्या लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी एस। जब भी किसी लेटर या वर्ड का प्लूरल बनाना है तो लेटर और वर्ड का प्लूरल आपके पास कैसे बनेगा, अपोस्ट्रोफी एस के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे यहां पर क्या चलेगा, डेल्टा। और उम्मीद है कि आज वाले लेक्चर में आपने बहुत सारी बातें नहीं सीखी होंगी, या कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको पहले आपने पढ़ी होंगी लेकिन शायद वो इतने अच्छे से समझ ना आई हो, आपके पल्ले ना पड़ी हो। तो इस दफा आपके अच्छे तरीके से पल्ले पड़ गई। हर रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने अपनी अटमोस्ट एफर्ट की है कि मैं पूरी कोशिश की है कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट 3 रूल्स है ना, वो मैं आपको अपने टेस्ट में डिस्कस करवाऊं, ताकि वो रूल्स आपके लाजमी तौर पर रिवाइज हो जाएं, पॉलिश्ड हो जाएं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो बात समझ में आ गई उसके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, और जो बात समझ में नहीं आई उसके लिए आपने बेधड़क मैसेज कर लेना है, बात कर लेनी है, मशवरा कर लेना है, डिस्कस कर लेना है, पूछ लेना है। ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।